श्री राजाराम इंटर का तैयारी के रखा जौनपुर कक्षा 12 विषय समाजशास्त्र ऑनलाइन क्लास में छात्रों आपका स्वागत है। इसमें आपको आज पढ़ाने जा रहे हैं सामाजिक विषमता के प्रमुख कारणों में प्राकृतिक कारण। पश्चिमी 4 ठोकल पढ़ाए थे। पश्चिमी टॉपिक आज है प्राकृतिक कारण। ये सामाजिक विषमता में प्राकृतिक कारण भी कई बार प्राकृतिक कारण भी सामाजिक विषमता को बढ़ावा देते हैं। उदाहरण के लिए जैसे पहाड़ों एवं रेगिस्तान में रहने वाले लोगों का जीवन स्तर निम्न होता है। वहाँ पर कृषि भी करना कठिन कार्य होता है। कृषि करके अपने जीवन स्तर को उन्नत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर कृषि करना कठिन कार्य होता है। तो इन प्राकृतिक कारणों से भी समाज में सामाजिक विषमता छाई हुई है। कभी कभार ऐसा भी होता है, भूकंप आने पर रातों रात हजारों लोगों की जन धन की हानि हो जाती है। उससे भी समाज में सामाजिक विषमता आ जाती है। तो ये सामाजिक विषमता में प्राकृतिक कारण भी अपनी अहम भूमिका निभा लेते हैं। ऐसे में इन प्राकृतिक कारणों के द्वारा समाज में सामाजिक विषमता कायम हो जाती है। जो लोग ऊंच नीच का भेदभाव या उच्च और निम्न का भेदभाव करने लगते हैं तो समाज में सामाजिक विषमता कायम हो जाती है। ऐसे में इन प्राकृतिक कारणों के द्वारा भी कहीं कहीं क्षेत्रों में कृषि करके लोग अपनी सुख सुविधाओं को प्राप्त कर लेते हैं, अपने जीवन जीने का स्तर ऊंचा बना लेते हैं, अपनी जीवन स्तर को ऊंचा बना लेते हैं। तो ये प्राकृतिक कारण कभी कभी प्राकृतिक आपदा अतिवृष्टि अनावृष्टि हो जाने से कृषि कार्य बाधित हो जाता है। ऐसे में भी ये सामाजिक विषमता समाज में कायम हो जाती है। जब लोगों को अपनी सुख सुविधा के लिए जीवन स्तर जीने के लिए एक प्रकृति साथ नहीं देती है, ऐसे में उन अवस्थाओं में वह अपना कार्य सुगमता से नहीं कर पाते हैं तो समाज में सामाजिक विषमता कायम हो जाती है। उसके बाद सांप्रदायिक कारण इसमें पढ़ाएंगे। फिर 6वीं टॉपिक होगी सांप्रदायिक कारण। ये सांप्रदायिक कारणों के द्वारा भी समाज में सामाजिक विषमता कायम हो जाती है, क्योंकि सभी लोग अपने अपने धर्मों को श्रेष्ठ मानते हैं और दूसरे लोगों के धर्मों को हे दृष्टि से देखते हैं। ऐसे में जो लोग अपने धर्मों को श्रेष्ठ मानते हैं, इसमें जो लोग धर्म गुरु होते हैं, धर्म गुरुओं को समाज में इन सांप्रदायिक कारणों के कारण काफ़ी सर्वोच्च स्थान प्राप्त होता है। उनके कहे गए निर्देशों का आम लोग पालन करते हैं, उनको समाज में सबसे प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखते हैं। इस सांप्रदायिक कारणों से समाज में दंगे फसाद इत्यादि हो जाते हैं। ऐसे में भी काफ़ी धन जन की हानि होने लगती है। इस धन जन की हानि के कारण लोगों का जीवन जीने का स्तर निम्न हो जाता है। ऐसे में काफ़ी उतार चढ़ाव हो जाता है। यदि उतार चढ़ाव होने की स्थिति में अपनी आवश्यकता की पूर्ति लोग आसानी से नहीं कर पाते हैं। ऐसे समय में इन सांप्रदायिक कारणों के कारण काफ़ी समाज में सामाजिक विषमता कायम हो जाती है। इस स्तर को मेंटेन करने के लिए इन धर्माचरण धर्मगुरुओं को साथ साथ रहते हुए उनकी दिशा निर्देश उनकी बातों को
में आकर लोग काफ़ी धन अपना इन धार्मिक भावनाओं में व्यय कर देते हैं। जो परिवार की अनिवार्य आवश्यकताएं उनकी पूर्ति नहीं हो पाती है, ऐसे परिवार के जीवन जीने का स्तर निम्न होने लगता है। काफ़ी गरीबी आ जाती है परिवार में, जो परिवार की अनिवार्य आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति ही नहीं हो पाती है। इस कारणों के द्वारा ये सांप्रदायिक कारण भी समाज में सामाजिक विषमता काफ़ी उत्पन्न करने लगते हैं। उसके बाद प्रशासनिक कारण। प्रशासनिक कारण सामाजिक विषमता उत्पन्न करने में प्रशासनिक कारण भी अपनी अहम भूमिका निभा लेते हैं। जो कि सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जाती हैं उनका गरीब व्यक्ति को लाभ नहीं मिलता है। जिनके लिए योजनाएं चलाई जाती हैं सरकार द्वारा, वो सरकार की योजनाओं का लाभ उन लोगों तक पहुंच नहीं पाता या उनको प्राप्त नहीं हो पाता है, बल्कि उसका लाभ वो शासन सत्ता के बिचौलिए एवं दलाल लोग काफ़ी धनवान हो जाते हैं और गरीब जनता उसी तरह की गरीबी का जीवन जीने के लिए बाध्य हो जाती है। जो सुख सुविधाएं हैं वो नाम मात्र का उनके यहाँ पहुँचती हैं। ये शासन सत्ता के दलाल और शासन सत्ता के बिचौलिए लोग उसका लाभ उठा लेते हैं, ये बल्कि धनवान हो जाते हैं। और जिनके लिए सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जाती हैं वो उसी के तरह उसी रूप में वह गरीब के गरीब ही बने रहते हैं। इन प्रशासनिक कारण से भी समाज में सामाजिक विषमता कायम बनी हुई है। यदि उन योजनाओं का लाभ उन गरीब जनता को मिले तो वो समाज में जो सामाजिक विषमता है, उतार चढ़ाव का भेदभाव है, वह धीरे धीरे समाप्त हो जाए। क्योंकि इन प्रशासनिक कारणों के द्वारा उनका जो योग्य जो पात्र हैं योजना के, उनको बल्कि लाभ नहीं मिल पाता है, बल्कि जो उसके चाटुकाकार लोग हैं, जो उनकी प्रशंसक हैं, उनको बल्कि उसका लाभ मिल जाता है। जो उसके पात्र हैं उसको उनको लाभ नहीं मिलता। इस कारण से भी समाज में सामाजिक विषमता कायम बनी हुई है। ये प्रशासनिक कारणों के द्वारा समाज में काफ़ी सामाजिक विषमता बनी हुई है। यदि उनको लाभ उसका मिलता पात्र लोगों का, तभी उनके जीवन जीने का स्तर जो है ऊंचा हो जाता। वह गरीबी के नीचे जो जीवन यापन कर रही है जनता, उसका सुधार हो जाता। लेकिन इन प्रशासनिक कारणों के द्वारा उसका लाभ उनको नहीं मिल पाता है। इस नाते वो जनता आज भी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। उसके बाद 8वीं हेडिंग है असमान औद्योगिक विकास। असमान औद्योगिक विकास। इस सामाजिक विषमता में एक समान सभी जगह उद्योगों का विकास नहीं हुआ है। जब एक समान सभी जगह उद्योगों का विकास नहीं हुआ तो सभी लोग औद्योगिक विकास के सभी लोग लाभ नहीं प्राप्त कर सकते। जब सभी लोग औद्योगिक विकास का लाभ नहीं प्राप्त कर सकते तो अपने सभी लोग जब औद्योगिक विकास का लाभ नहीं प्राप्त कर सकते तो ऐसे में लोगों का जीवन जीने का जो स्तर होगा वह निम्न का निम्न ही बना रहेगा। समाज के लोगों को औद्योगिकरण ने पूंजीपति और श्रमिक दो वर्गों में विभाजित कर दिया। पूंजीपति के पास काफ़ी धन दौलत होता है और साधन संपन्न व्यक्ति होता है। जो श्रमिक वर्ग है वह उस औद्योगिकरण में काम करता है, श्रम करता है। श्रम करके वह उसको उसके कार्य किए गए कृत्यों के मुताबिक उसको भरण पोषण हेतु उतना धन उपलब्ध नहीं कराया जाता है। इस नाते समाज में सामाजिक विषमता कायम बनी हुई है। असमान औद्योगिकरण का ये अर्थ है कि सभी जगह एक समान उद्योगों का विकास नहीं हुआ है। कहीं कहीं बहुत से मिल कल कारखाने कंपनियां स्थापित कर दिए गए हैं, कहीं कहीं एकदम न के बराबर
बराबर हैं। जहाँ पर काफ़ी संख्या में मिल कल कारखाने कंपनियाँ स्थापित किए गए हैं, वहाँ पर वहाँ के लोगों को रोजगार उपलब्ध हो जाता है, वहाँ के लोग बेरोजगारी का शिकार नहीं होते हैं। यदि वहाँ के लोग बेरोजगारी का शिकार नहीं होते हैं तो उन उद्योगों में कार्य करके अपने जीवन जीने का स्तर को ऊंचा बना लेते हैं, उनके जीवन जीने का स्तर जो है ऊंचा हो जाता है। यदि उनको साधन सुलभ सारी सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं तो उनके बच्चे काफ़ी शिक्षित हो जाते हैं। आने वाले समय में देश के भविष्य के लिए देश का भविष्य उजागर होता है।